गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, दूसरा डेरिवेशन, जिसमें आपकी हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन को हम लोग दूसरी पोजीशन भी बोलते हैं, जिसका नाम है ब्रॉड साइड पोजीशन, या फिर ये तीसरे नाम से भी आ सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। तो तीनों नाम के पीछे एक ही डेरिवेशन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों नाम से भी डेरिवेशन पूछा जाता है, स्पेशली ब्रॉड साइड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल, ब्रॉड साइड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन एक ही पोजीशन होती है। ठीक है, तो अभी आपको रखना क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है। डाइपोल सिस्टम होता क्या है, जिनको नहीं पता है वो मेरे इसके पहले के लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, तो अभी हमको इक्वेटोरियल पोजीशन पर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन क्या होगी, ये जो दोनों चार्जेस आपको दिख रहे हैं, तो डाइपोल सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पर ऊपर की तरफ आपको डिस्टेंस लेकर लेना है, और वो डिस्टेंस लेना है आपको कितना, x डिस्टेंस मान लेते हैं। वो डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पर आपको एक किसी पॉइंट चार्ज को रखना है। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट चार्ज पॉइंट P पर रखा हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या है, Q0, और उस Q0 की वैल्यू हम लोग रखते हैं 1 कूलम चार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज हम लोग रखते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इस डाइपोल पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको ऊपर की तरफ चलना है x डिस्टेंस पर, और यहां फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंडिविजुअली हम ये देखेंगे कि यहां पर जो प्लस का Q चार्ज रखा हुआ है, उसका इस पॉइंट P पर Q0 जो रखा हुआ है चार्ज, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। क्या ये प्लस का Q चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा या फिर इसे दूर भेजेगा। दूसरा, माइनस Q चार्ज के कारण ये Q0 पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये दोनों ही आपको वैल्यूज पहले चेक करना है कि ये दोनों ही चार्जेस के कारण यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम इंडिविजुअली किसी एक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं पॉइंट ए के कारण पॉइंट पी पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए ध्यान देते हैं क्या होगा। तो देखिए, मैं निकालने जा रहा हूं पॉइंट ए से, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज, electric field intensity due to plus Q charge which is placed at point कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट A पर, which is placed at point A on, कहाँ पर निकालने जा रहे हैं, पॉइंट P पर, on पॉइंट P पर निकालेंगे। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं पॉइंट A के कारण पॉइंट P पर। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज, और Q0 कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज आप हमेशा 1 कूलम चार्ज लेते हैं, प्लस का 1 कूलम। तो देखिए, ये प्लस नेचर का है और ये भी प्लस नेचर का है, तो प्लस और प्लस आपस में रिपेल करते हैं, क्योंकि आपको पता है बेसिक प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं। तो जो डायरेक्शन होगा, अब मैं Q0 की यहाँ पर ये हटा दे रहा हूँ, देखिएगा अब होगा क्या। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो Q0 रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये दोनों में सेम चार्जेस वाली प्रॉपर्टी है, तो सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा। तो इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। तो यहां हम लिख देते हैं कि जो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट A के कारण, वो होगी बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कि जो भी EA आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी। और हम क्या करते हैं, इस चार्ज यहाँ पर क्या है, Q प्लस का Q चार्ज, और यहाँ कौन सा चार्ज है, माइनस का Q चार्ज। तो इसका मल्टीप्लाई आपको Q0 से करना होता है। कूलम्स लॉ के अनुसार आपको क्या करना होगा, Q का मल्टीप्लाई Q0 से करना पड़ेगा। और जहां Q0 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा केवल और केवल Q।
ठीक है। अब आपको डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना है आपका AP, तो आपको लिखना पड़ेगा AP का स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो आप लिखोगे अलोंग, अलोंग कौन सा डायरेक्शन, देखिए ये डायरेक्शन है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब पॉइंट के टर्म्स हम क्या बोलेंगे, ए से पी के तरफ, तो हम लिखेंगे ए से पी के तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसका, ई ए का। अब चलिए इसका तो काम खत्म हो गया। अब देखते हैं कि आखिर इस ए और पी की वैल्यू है कितनी, तो ए पी की वैल्यू होगी कितनी, तो यहां ध्यान से देखिए ये अपने आप में क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए ये अपने आप में क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये वैल्यू है P, पॉइंट P है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। ठीक है। अब आपको पता है कि डाइपोल के बीच में जो सेपरेशन होता है, कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है। मैंने जो अज्यूम किया है वो पहले यहाँ पे लिख दिया है 2A। कई बुक में आपको 2L नजर आएगा, कुछ बुक्स में आपको L भी नजर आएगा। तो अगर आपका टोटल डिस्टेंस L है तो आधा डिस्टेंस आपका L/2 होगा। मैंने यहाँ क्या अज्यूम किया है 2A, तो 2A का आधा कितना होगा A, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया A। ठीक है। अब ये वाले डिस्टेंस पे चलते हैं, तो ये डिस्टेंस तो हमने कितना माना है x, तो आपको AP की जरूरत पड़ रही है, देखिए AP का स्क्वायर, तो AP की जरूरत पड़ रही है, तो यहां आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है दैट विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पहले तो परपेंडिकुलर देख लो, तो परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर है और बेस क्या है आपके पास में ए स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब क्या, एपी, तो ये एपी का स्क्वायर आपको मिल रहा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये वैल्यू सीधे उठाइए और यहां रख दीजिए, तो आपको मिलेगी ई ए की वैल्यू वो होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एपी। एपी मतलब कितना, और ये स्क्वायर लगा हुआ, तो एपी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गई आपकी ई ए की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई आपके पास में ई ए की वैल्यू। इसी तरीके से अब आपको दूसरे चार्ज यानी माइनस क्यू चार्ज के कारण आपको वैल्यू निकालना है पॉइंट पी पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास आएगी या दूर जाएगी, ये आपको देखना है। तो चलिए अब इसका काम खत्म हो गया, अब चलते हैं माइनस क्यू चार्ज के पास। तो माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्यू नॉट कैसा है, क्यू नॉट जो है उसकी वैल्यू है 1 कूलम। 1 कूलम मतलब पॉजिटिव का 1। तो अब देखिए ये पॉजिटिव का 1 है और ये माइनस का क्यू चार्ज है, तो ये माइनस का क्यू और प्लस का 1, तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट होंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब जो ई ए का डायरेक्शन होगा, सॉरी ई बी का डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स माइनस क्यू होगा। टुवर्ड्स माइनस क्यू होगा मतलब जो ई बी का डायरेक्शन होगा वो होगा अलोंग पी से बी की तरफ, इस तरफ पी से बी की तरफ। तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी, जो कि पॉइंट बी पर रखा हुआ है, ऑन पॉइंट ए विल बी, वो क्या होगी वो देख लीजिए, ई बी, जो आपको ई बी मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, डिस्टेंस कितना है यहां से लेकर यहां तक का, ये होगा आपका बीपी का स्क्वायर। और अगर आप बीपी भी निकालोगे तो ध्यान से देख लीजिए, बीपी के लिए अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और ये सेंटर आपके पास में O है, ये पॉइंट P है, ये आपके पास में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट B, और ये आपके पास में डिस्टेंस A है। तो वापस से आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू इज अगेन, दिस वैल्यू इज अगेन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर इसका आप स्क्वायर लेते हो तो स्क्वायर से रूट कटेगा, अदरवाइज आपकी वैल्यू सेम आएगी, बिल्कुल सेम, आप देख लीजिएगा अलग से निकाल करके। तो आप अगेन आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ गई आपके पास में ई बी की वैल्यू।
तो यहाँ आपने इंडिविजुअली दो वैल्यूज निकाली है, ई ए की वैल्यू और ई ए की वैल्यू निकाली है, ई बी की वैल्यू निकाली है। तो देखिए माइंड प्लस का क्यू चार्ज ये कह रहा है क्यू नॉट को कि आप दूर जाइए, ठीक है, और माइनस का क्यू चार्ज ये कह रहा है कि आपको पास आना है, ठीक है। मतलब एक वैल्यू जा रही है अलग डायरेक्शन में और एक वैल्यू जा रही है दूसरे डायरेक्शन में। तो अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक वेक्टर जा रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में, तो इसका जो नेट वेक्टर होगा वो दोनों के बीच में होगा। मतलब जो ई नेट होगा दैट विल बी द मिडिल वैल्यू ऑफ बोथ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो राइट वाले साइड में आपको मिलेगी। मतलब ई नेट की जो वैल्यू होगी वो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी। लेकिन ई नेट जो आपको हॉरिजॉन्टल मिल भी रहा है, दोनों का जो बीच में जो रिजल्टेंट मिल भी रहा है, तो ई ए का कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, ई बी का कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, ठीक है। तो वो कंपोनेंट कौन सा होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मतलब हमने अभी तक जितना हमसे सॉल्व हो रहा था हमने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम अब आपको आएगी कंपोनेंट लेने में। तो ये हम सॉल्व करने जा रहे थे इजी, अगेन ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। तो लेवल बढ़ गया है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो अब समझते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब कंपोनेंट लेना सिखाता हूं कि कंपोनेंट लिया कैसे जाता है। तो चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं, ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसके कंपोनेंट निकालना सिखाऊंगा कि अगर ई नेट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको ई नेट ई ए का कौन सा फैक्टर यहां पर मिलेगा और ई बी का कौन सा फैक्टर यहां पर मिलने जा रहा है। तो चलिए हम इसको रब करते हैं और फिर आगे समझते हैं। तो इसकी वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हमें आगे यूज होने वाली है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे इसके कंपोनेंट लेना है। तो अब सबसे पहले मैं जो कंपोनेंट सॉल्व करने जा रहा हूँ वो कंपोनेंट सॉल्व करने जा रहा हूँ ई ए का कौन सा फैक्टर यहाँ पर आएगा और ई बी का कौन सा फैक्टर यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ ई ए। मैं ई ए का कंपोनेंट यहाँ पर सॉल्व करने जाऊंगा, ठीक है। ई ए का कंपोनेंट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। अब पहली बात यहां से देखिएगा, मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है आपका थीटा। मान लेते हैं ये जो एंगल है आपका कितना है थीटा। तो मैं यहां पे बना लेता हूं थीटा। चलिए, और ये कौन सा पॉइंट है आपका ए, ठीक है। अब मैं इसी को यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। और आपको ये दिख रहा होगा ई नेट वाला जो पार्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ई नेट वाला जो पार्ट है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए, तो अब मुझे एक बार बताइए, ये देखिए ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है थीटा, तो ये वाला एंगल भी कौन सा होगा थीटा, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है तो अगर एक एंगल थीटा होता है तो दूसरा एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को काटने वाली इंटरसेक्टिंग लाइन ये दोनों एंगल को इक्वल कर देती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सा एंगल हो गया थीटा। अब चलिए, अब थीटा तो हो गया है, अब समझते हैं इसके कंपोनेंट। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है ई ए, ठीक है। तो मुझे चाहिए ई ए का बेस वाला पार्ट, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं पी बी पी एच एच बी। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है P अपॉन एच जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा, B अपॉन एच मतलब होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। क्लियर है इतना। चलिए अब सॉल्व करने जा रहे हैं ई ए का ये वाला कंपोनेंट। तो ई ए का यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर
ड्रॉप करते हैं। चलिए, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये आपके पास में क्या है, ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है। तो ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, हाइपोटेनियस, यानी आपके पास में हाइपोटेनियस की वैल्यू है। ध्यान से देखिए, ये है आपका क्या, ट्राइंगल का क्या है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। और ये बेस की वैल्यू आपके पास में क्या है, बेस वैल्यू आपको निकालना है। मैंने आपसे कहा ना कि बेस में आपको वैल्यू चाहिए, ए का बेस और फैक्टर चाहिए, मतलब आपको बेस की वैल्यू निकालना है। हाइपोटेनियस है, बेस निकालना है, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, तो बेस निकालना है, तो बेस पे भी सर्कल लगा दीजिए। जो वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उस पर आपको सर्कल लगाना है। तो बेस की वैल्यू की तरफ आपको वैल्यू चाहिए ना, तो बेस पर सर्कल लगा दीजिए। हाइपोटेनियस वैल्यू गिवन है तो हाइपोटेनियस गिवन है, ठीक है। अब देखिए, जहां पर दो वर्टिकल सर्कल आ जाते हैं, जहां पर दो वर्टिकल सर्कल आ जाते हैं वो वाला एंगल निकलता है, मतलब cos थीटा आपको निकालना है। तो चलिए cos थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू, या डायग्राम में ध्यान से देखिए, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस। अब देखिए, बेस की वैल्यू आपके पास में क्या है, नहीं मालूम, क्योंकि बेस वाला ही फैक्टर आपको निकालना है। हाइपोटेनियस आपके पास में क्या है, ई ए, तो आप लिखोगे ई ए, मतलब आपके पास में बेस क्या आ गया, बेस आपके पास में आ गया ई ए कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास में ई ए का बेस वाला फैक्टर, मतलब ई ए का ये कौन सा पार्ट हो गया, ई ए कॉस थीटा। तो आप लिखोगे यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। तो ये ई ए का कंपोनेंट आपने सॉल्व कर लिया, आई बात समझ में। इसी तरीके से आपको ई बी का यहां पर निकालना है, तो यहां प्लस कर दीजिए। अब ई बी का फैक्टर निकालना है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट यहां पे टेक पार्ट करेंगे, या दोनों कंपोनेंट की भागीदारी है, तभी ये ई नेट इस बीच वाले रास्ते से जा रहा है, ठीक है। तो अब ई बी का फैक्टर निकालने जा रहे हैं, ई बी का फैक्टर। अब अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम में, तो ये अगर ट्राइंगल थीटा है, क्योंकि देखो आपको नजर आ रहा है ये कौन सा ट्राइंगल है, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ए है, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों डिस्टेंस कैसे है, सेम है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल नजर आ रहा है, आइसोसेलेस, जिनके दोनों साइड्स बराबर हैं। तो जब ये थीटा है तो इसका मतलब ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कौन सा हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन और एक इंटरसेक्टिंग लाइन, तो अगर ये थीटा है इसका मतलब ये भी एंगल कैसा होगा, थीटा। तो जब ये थीटा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे तो इसकी भी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करके देखिए, तो इसकी वैल्यू आएगी ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। मतलब आपका जो ई नेट निकलेगा वो बिल्कुल इसी मेथड से, ई बी कॉस थीटा भी बिल्कुल सेम मेथड से आएगा, उसकी वैल्यू होगी ई बी कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली, जो ई बी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, जो आपका अगला बेस आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ई बी कॉस थीटा। मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ ई बी कॉस थीटा। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो हॉरिजॉन्टल जा रही है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में से। मतलब ये हुआ कि जब आपने डाइपोल रखा और उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि ब्रॉड साइड पर आपने किसी टेस्ट चार्ज को रखा, तो ना तो वो पास आएगा डाइपोल के और ना ही वो दूर जाएगा, वो किसी तीसरी डायरेक्शन में जाएगा, तीसरी डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल चले जाएगा। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये राइट हैंड साइड में ही जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपके डाइपोल की प्लेसमेंट कैसी है। मान लीजिए अगर माइनस इस तरफ होता, प्लस इस तरफ होता, तो ये पूरा का पूरा इस तरफ शिफ्ट हो जाता, ये पूरा का पूरा इस तरफ शिफ्ट हो जाता। तो ये आपके डाइपोल के प्लेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्यू नॉट कैसा मूव करेगा। क्यू नॉट या तो राइट हैंड साइड जाएगा या तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, लेकिन जाएगा हॉरिजॉन्टल ही, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपके निकल गए ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, तो ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा, आपके पास में दो कंपोनेंट आ गए हैं, और ये दोनों ही कंपोनेंट कैसे होंगे
ई ए के और ई बी के कंपोनेंट होंगे जो कि इस टेस्ट चार्ज को अलाउ करेंगे कि आप हॉरिजॉन्टल में मूव कर जाइए, ना तो इसके पास आइए ना तो इसके पास, आप हॉरिजॉन्टल मूव कर जाइए। ठीक है, तो अब चलिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अब आपकी ई नेट जो निकलेगा, तो जो ई नेट है वो कितना हो गया, ई नेट की वैल्यू आ रही है ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो चलिए अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। आपको अगर थोड़ा सा याद है तो आप इनकी वैल्यू रख सकते हैं। इनकी वैल्यू है जो हमारी निकली थी ई 1/4 पाई परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन और डिस्टेंस था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसके साथ में लगा हुआ है कॉस थीटा प्लस ई बी की भी वैल्यू सेम आ रही थी 1/4 पाई परमिटिविटी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसके साथ में लगा हुआ है अगेन कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ही वैल्यू सेम है, दोनों ही वैल्यू सेम है, मतलब इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स। आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा भी बाहर ले लीजिए, या एक काम करते हैं इसको ऐसा लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, और आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि पूरी पूरी क्वांटिटी कितनी होगी 2 टाइम्स हो गई। अब आपके पास में फिर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम फिर बढ़ गई कि अभी तो हमने सॉल्व कर लिया कि ई नेट हमारा फाइनली जो जा रहा है यानी कि जो क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज, वो ना तो डाइपोल के पास में आएगा ना ही दूर जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कर जाएगा इस दोनों के कारण। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हमने इसको सॉल्व कर भी लिया फिर हमारे पास में दिक्कत आ गई कि कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी एक पार्ट को ले लीजिए। तो मान लेते हैं मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, किसी भी तरीके से आप कोई भी पार्ट ले लीजिए, आपको थीटा वाला पार्ट चाहिए, तो थीटा वाली हमने वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर देख लीजिए ये है ए, ये है ओ और ये है पॉइंट पी, और ये वैल्यू है एक्स, ये वैल्यू है स्मॉल ए। अब कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है देख लीजिए। कॉस थीटा मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस देख लीजिए, इस ट्राइंगल में बेस आपको नजर आ रहा है ए, और हाइपोटेन्यूस निकाल लीजिए। तो हाइपोटेन्यूस अब ध्यान से देखिए, हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूस निकलेगा एक्स। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो ये जो कॉस थीटा की वैल्यू आई है आपके पास में ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये आपको मिलेगा ई नेट इक्वल्स टू 2, अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो ये मिलेगी आपको कितनी, ए अपॉन कॉस थीटा, सॉरी ए अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर में आपको वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, आप ध्यान से देखिए कि जो आपके पास में ये जो 2 है यानी जो 2a है, ये क्या है, दोनों डाइपोल के बीच का सेपरेशन, और ये जो q है ये क्या है, कोई एक चार्ज। और आपको याद होगा कि इसे अगर हम डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिलेगा आपको p इज इक्वल्स टू कोई एक चार्ज और उसके बीच का सेपरेशन। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो हम अब ई नेट को क्या लिख सकते हैं, ई नेट विल बी इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में, तो ये मिलेगा आपको कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2a इंटू क्यू, ये आपको मिलेगा p, और अंदर वैल्यू मिलेगी, देखिए ये रूट में वैल्यू है तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। रूट वाली वैल्यू मतलब होती है पावर 1/2, और ये अपने आप में क्या है, पावर 1, तो इसको लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब देखिए अब आपको क्या मिलेगा, यहां बढ़ते हैं हम आगे। तो अब आपको जो फॉर्मूला मिल रहा है वो मिलेगा ई नेट विल बी इक्वल्स टू,
आप लिख लीजिए 1/4 परमिटिविटी P अपॉन, अब देखिए ये दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है, लेकिन पावर कैसी है, अलग अलग है। तो पावर 1/2 है और पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो अगर फॉर्मूले में देखोगे तो x की पावर 1/2 और x की पावर 1 है, तो आप क्या लिखते हो, x की पावर 1/2 प्लस 1 यानी x की पावर 3/2। तो होल पावर हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, तो आप लिखोगे इसको x² प्लस a² की पावर 3/2। ये तो आ गया आपके पास में कौन सा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसको स्पेस लगाएंगे स्पेशल केस। तो स्पेशल केस देखिए कैसे लगता है। स्पेशल केस लगाना है हमें, ये ऐसा अज्यूम करना है कि जो पॉइंट P है कूलम, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर लगाना है स्पेशल केस। तो स्पेशल केस लगाने जा रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमने स्पेशल केस लगाया था। स्पेशल केस ये लगाना है कि अगर आपका पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, तो पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस को डाइपोल से दूर रख दिया जाए, तो क्या होगा। तो जैसे ये x की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, किससे, इस स्मॉल वैल्यू a से, तो हम क्या करेंगे, a कैन बी निग्लेक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर से आप क्या कीजिए, a को निग्लेक्ट कर दीजिए। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, E नेट इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन, यहाँ देख लीजिए x², और यहाँ की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, जिसका मतलब होल पावर क्या बची आपके पास में, 3/2। अब आप क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल करोगी, तो आपके पास में E नेट की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1/4πε0 P अपॉन और x की पावर 3, और ये आ गई आपके पास में फाइनल आंसर, जो कि होगा न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब होगा कि जो डाइपोल के कारण जो टेस्ट चार्ज होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, और वो डायरेक्शन कैसा होगा, अलोंग, आपको डायरेक्शन भी लिखना होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डाइपोल पॉइंट्स, ये जाएगा ए से बी की तरफ, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप लिखोगे अलोंग ए बी डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वीडियोस में और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत चाहिए, और लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, तो कि ताकि हम आगे और भी क्लासेस जैसे कि 10th और 11th ये भी क्लासेस को कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको पूरे बेसिक लेक्चर्स प्लस आपको इन जो डेरिवेशंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी न्यूमेरिकल सारे आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू, और सपोर्ट करते रहें।